Hello aspirants, I hope you are well and motivated. I welcome you all to the Ticket to Mains program. आज PT 365 सीरीज़ में इन्वायरमेंट की ये तीसरी क्लास है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इस लेक्चर के PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है इको सेंसिटिव एरियाज़। इको सेंसिटिव एरियाज़ आर बफर एरियाज़ अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड टू प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। देखिए, जो नेशनल पार्क है, कोई भी अगर नेशनल पार्क है सपोज, तो उसके अराउंड में कुछ सर्टेन अप टू सर्टेन डिस्टेंस, यूजुअली इट इज़ 10 किलोमीटर, यूजुअली ये 10 किलोमीटर तक होता है, 10 किलोमीटर तक एक बफर एरिया क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर इस एरिया में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड होती हैं, ठीक है। जो कोर एरिया है वहाँ तो प्रोहिबिटेड है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, लेकिन बफर एरिया में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक लेते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे नहीं होने देते, जिसकी वजह से इस कोर एरिया में जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें जो वन्य जीव वहाँ रह रहे हैं उनको नुकसान हो, ठीक है। तो दिस इको सेंसिटिव एरियाज आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप ये ध्यान रखिएगा। इको सेंसिटिव जोन गाइडलाइंस क्लासीफाई एक्टिविटीज़ अंडर 3 कैटेगरीज। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर और बफर एरिया में कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है, कौन सी नहीं होनी है, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्क और ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट दीज एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन अंडर 3 कैटेगरीज। सबसे पहली है प्रोहिबिटेड, ऐसी एक्टिविटीज़ जो एकदम मना है, जो वहाँ नहीं कर सकते, जैसे कमर्शियल माइनिंग, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ कॉजिंग पॉल्यूशन। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो बफर एरिया है वो उसमें आप कोई ब्रिक किल्न लगा दें, ईंट का भट्टा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? फैलिंग ऑफ ट्रीज़, मतलब पेड़ काटना। अब मान लीजिए कोई टिम्बर कंपनी है जिसको फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, अब उसको तो पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। तो ये एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती हैं कि कौन सी स्पीसीज़ के जो पेड़ हैं वो काटे जा सकते हैं, कौन से नहीं काटे जा सकते, इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, दीज आर परमिटेड बट दीज आर रेगुलेटेड। परमिटेड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटीज़, डेयरी फार्मिंग। इन एक्टिविटीज़ पे कोई रोक नहीं है। जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं वो एग्रीकल्चर भी फ्रीली कर सकती हैं, डेयरी फार्मिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये आ सकता है कि व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन्स और इको सेंसिटिव एरियाज़, व्हाट इज़ देयर स्ट्रेच, उनका स्ट्रेच कितना होता है, ठीक है। अब देखिए, इसकी कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी नेशनल पार्क के अराउंड 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वही बफर एरिया होगा या 30 किलोमीटर का बफर एरिया होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। यूजुअली इट इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स, मिनिमम 10 किलोमीटर्स। ये भी कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि मिनिमम 10 किलोमीटर ही होगा, लेकिन यूजुअली इट इज़ 10 किलोमीटर्स। अगर यूपीएससी किसी क्वेश्चन में ये पूछ देती है कि इको सेंसिटिव जोन और द बफर एरियाज आर द एरियाज सराउंडिंग द प्रोटेक्टेड एरिया विच कैन रेंज अप टू 50 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर होता है कि कैन रेंज, ठीक है, कैन रेंज, क्या वो 50 किलोमीटर तक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है कि बफर एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अराउंड 50 किलोमीटर्स का ही एरिया होता है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर यूपीएससी कहती है कि कैन रेंज अप टू 50 किलोमीटर्स, यस इट इज़ ट्रू। बट इफ़ यूपीएससी सेज बफर एरिया इज ऑफ 50 किलोमीटर्स surrounding the protected area, then this statement is wrong. I hope you get me. Next is biodiversity hotspot. What is biodiversity hotspot?
ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए रीजन with exceptional biodiversity that is highly threatened by human activities। मतलब इन एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी एक्सेप्शनल नेचर की होती है, दैट इज़ फेसिंग थ्रेट। अब इसके देखियो क्राइटेरिया हैं दो, किसी भी एरिया को एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैटेगराइज करने के दो क्राइटेरियाज हैं और ये फिक्स्ड हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला है हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, मीन्स द एरिया मस्ट हैव ए मिनिमम 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, मतलब प्लांट्स की एटलीस्ट 1500 स्पीसीज होनी चाहिए उस एरिया में। ठीक है। थ्रेटेंड हैबिटेट, द एरिया मस्ट हैव लॉस्ट at least 70% of its primary native vegetation, signifying large threats to its ecological integrity। तो ये दो क्राइटेरिया जो हैं, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको आप याद रखिएगा, ये फैक्ट्स है, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। सबसे पहला क्या है? हिमालय, ये हिमालय, ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड वेस्टर्न घाट्स, ये सुंडालैंड कौन सी? ये यहाँ पे मलेशिया, पॉलिनेशिया यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक एक्सपेंड करता है। इंडो बर्मा इज दिस एरिया, ये हिमालय, ये इंडो बर्मा। तो ये 4 रीजन जो हैं इंडिया के पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल। यही कैटेगराइज करती है कि कौन सा एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आएगा, कौन सा नहीं, यही असेस करती है। इट इज़ एन NGO, इट इज़ नॉट एन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन NGO। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मायर्स, ए ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट, इन 1980s। So these are some important things regarding biodiversity hotspot. Moving next is species crocodile। ठीक है, इंडिया इज होम टू 3 मेजर क्रोकोडाइलियन स्पीसीज। इंडिया के अंदर 3 मेजर क्रोकोडाइलियन स्पीसीज होती हैं। टोटल कितनी स्पीसीज हैं क्रोकोडाइल की? 4, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 3 ही पाई जाती हैं। कौन सी? सबसे पहला तो है मगर क्रोकोडाइल, ये देखिए ये मगर है। दूसरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तीसरा है घड़ियाल। अब इनके कंपैरेटिव पॉइंट्स इस टेबल में दिए गए हैं, देख लेते हैं एक एक करके। कंजर्वेशन स्टेटस है, मगर का है वल्नरेबल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का है लीस्ट कंसर्न, घड़ियाल का है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हैबिटेट, मगर जो होते हैं वो फ्रेश वाटर बॉडी में रहते हैं, मतलब फ्रेश वाटर स्पीसीज़ हैं, लेक्स में होते हैं, रिवर्स में होते हैं, मार्सेस जो दलदल होता है वहाँ पे होते हैं, रिजर्वायर्स जैसे डैम्स वगैरह हो गए वहाँ भी हो सकते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अब जैसा कि सॉल्ट नाम से ही एविडेंट है, सॉल्ट वाटर मीन्स ये ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पे पानी की सैलिनिटी जो है, वाटर की सैलिनिटी थोड़ी हाई लेवल की होती है। सो दे लिव इन कोस्टल एरियाज। एस्चुरीज क्या होती हैं? ऐसा एरिया जहाँ पर रिवर और सी वाटर दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो सी वाटर की सैलिनिटी कितनी होती है? 35 ppm। रिवर की सैलिनिटी कितनी होती है? लेस देन 10 ppm। ठीक है, अब ये मिला के एक एवरेज अराउंड 17 to 18 ppm का सैलिनिटी वाटर का बना देते हैं। इसकी वजह से क्या है कि वाटर उतना भी सैलाइन नहीं होता कि एकदम इनको होस्ट ना कर सके, इतना भी फ्रेश नहीं होता कि उसमें इनको प्रॉब्लम हो। तो ये आइडियल सिचुएशन बन जाती है, एस्चुरीज में जो है आइडियल लोकेशन बन जाती है इन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को रहने के लिए। तो ये मिलते हैं एस्चुरीज में। मैंग्रोव्स भी आपको पता है कि कोस्टल एरिया में ही होते हैं। एंड रिवर माउथ्स वही हो गया सेम लाइक एस्चुरीज। और घड़ियाल कहाँ रहते हैं? घड़ियाल रहते हैं फ्रेश वाटर रिवर्स में विद डीप फास्ट फ्लोइंग वाटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? मगर क्रोकोडाइल सिंस दे आर फ्रेश वाटर स्पीसीज, सो दे आर फाउंड अक्रॉस इंडिया इन रिवर्स एंड लेक्स। तो ये इंडिया में रिवर्स और लेक्स में कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये कोस्टल एरिया में ही होंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो ये होते हैं ईस्टर्न कोस्ट,
सुंदरबंस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड उड़ीसा। उड़ीसा में भितरकनिका में मेनली पाए जाते हैं, भितरकनिका, ठीक है, भितरकनिका वेटलैंड जो है वहाँ पर ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। घड़ियाल कहाँ मिलते हैं? गंगा में। चंबल, चंबल देखिए घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है। ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। साइज, मगर क्रोकोडाइल मीडियम साइज का होता है, 4 से 5 मीटर लंबा हो सकता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे बड़ा हो सकता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। घड़ियाल लॉन्गेस्ट अमोंग 3 अप टू 6 मीटर्स। स्नाउट शेप कैसा होता है इनका? देखिए ये जो फेस है ना, इसको बोलते हैं स्नाउट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्नाउट। ब्रॉड एंड यू शेप्ड, मगर का होता है ब्रॉड एंड यू शेप्ड। अब देखिए मुंह से भी दिख रहा है ब्रॉड एंड यू शेप्ड। ब्रॉड बट स्लाइटली मोर टेपर्ड देन मगर, मतलब जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का है इसका भी लगभग इसके जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो स्नाउट होता है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा लंबा होता है। ये टेपर्ड है, देखिए कैसे वी शेप बन रही है यहाँ पे। और घड़ियाल का क्या होता है? लॉन्ग एंड नैरो, डिजाइन फॉर कैचिंग फिश। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि घड़ियाल केवल फिश और छोटे छोटे जो रिवर ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर ऑर्गेनिजम्स वहाँ उनके ऊपर ही फीड करता है, तो यस, घड़ियाल बड़े शिकार नहीं पा सकता है क्योंकि इसका माउथ ही ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मछली खाकर ही जिंदा रहता है मोस्टली। सो ऑल 3 स्पीसीज आर कवर्ड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। India launched its crocodile conservation project in Odisha's Bhitarkanika National Park in 1975 with the assistance of UNDP and FAO. Bhitarkanika National Park. Bhitarkanika National Park is a Ramsar site. It is located in Odisha. It is India's second largest mangrove ecosystem after Sundarbans. It receives water from rivers Brahmani, Baitarni, Dhamra, Patsala. How it is home to largest congregation of salt water crocodile। तो आप जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखिए कि भितरकनिका एक तो रामसर साइट है, ये उड़ीसा में है, ये एक मैंग्रोव इकोसिस्टम है। यहाँ पर कौन से क्रोकोडाइल पाए जाते हैं? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी आता है कि भितरकनिका में घड़ियाल भी पाए जाते हैं क्या? नहीं। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यू हैव टू मैच द प्रोटेक्टेड एरिया एंड द स्पीसीज फाउंड देयर। तो सबसे पहला है भितरकनिका उड़ीसा, यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, तो ये मैच कर रहा है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ग्रेट इंडियन मस्टर्ड हैं वो राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, तो स्टेटमेंट भी सही है। एराविकुलम केरला में क्या पाया जाता है? हुलक गोवन। अब देखिए हुलक गोवन जो गिबन्स जो पाए जाते हैं दैट इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ये केरल में नहीं है। तो हुलक गोवंस केरल में नहीं है, तो ये मैच जो है ये गलत है, तो ओनली रिमेनिंग आंसर इज बी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में गैस वर्क करना थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर जैसे मैं आपसे कहता भी हूँ कि गैस वर्क तो यूपीएससी में करना ही पड़ता है, अब वो किस टाइप के क्वेश्चन में करना चाहिए ये भी हमें ध्यान देना होगा। मान लीजिए कि अगर आपको ये पता होता कि हुलक गिवन केरल में नहीं पाए जाते हैं तो ये स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर लेते, ठीक। अब ये स्टेटमेंट एलिमिनेट होने से सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। इस केस में अगर आप गैस वर्क करते हैं तो 33% की प्रोबेबिलिटी आती है। दैट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। इस 33% की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको करने से बचना चाहिए। आपको गैस वर्क सिर्फ वहीं करना चाहिए जहाँ 50-50% की प्रोबेबिलिटी हो, जहाँ पे एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हों, वहाँ आपको गैस वर्क ज़रूर करना ही करना चाहिए। लेकिन जहाँ 33% की प्रोबेबिलिटी हो वहाँ आपको गैस वर्क से बचना चाहिए। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। These are protected areas that balance conservation and human settlement। मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व में जो वाइल्ड लाइफ है उसका कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जाता है और ये ह्यूमन डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इज ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन।
अब देखिए कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है इन सीटू और एक होती है एक्स सीटू। ठीक है, अब ये एक्स सीटू इन सीटू का मतलब क्या है? जब किसी भी वाइल्ड लाइफ के जो नेचुरल हैबिटेट है अगर वहाँ पे उसको कंजर्व किया जाए तो वो होता है इन सीटू। अगर उसको उसके नेचुरल वाइल्ड लाइफ से निकाल के किसी प्रोटेक्टेड एरिया में दूसरी जगह ले जाया जाए उसको बोलते हैं एक्स सीटू। तो जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, दीज आर द मेथड्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। अब लेकिन जूलॉजिकल पार्क हैं, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स, जू हो गए, ये क्या है? ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का मेथड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के ये आर्टिफिशियल जो उनके हैबिटेट्स हैं वहाँ पर उनको डिस्प्लेस करते हैं, जिससे कि उनको कोई थ्रेट ना हो। अब नेचुरल वाइल्ड लाइफ में रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको थ्रेट रहेगा फ्रॉम द हायर प्रेडेटर्स, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल हैबिटेट्स हैं वहाँ पर उनको थ्रेट से प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव 3 जोन्स, कोर जोन, बफर जोन एंड ए ट्रांजिशन जोन। देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर ये अंदर का एरिया कोर जोन है, बाहर का एरिया बफर जोन और सबसे बाहर का ट्रांजिशन जोन। अब इनमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जैसे कोर जोन इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बफर एरिया इज सराउंडिंग एरिया विद लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ट्रांजिशन जोन outer area where sustainable human activities are permitted. India has 18 biosphere reserves, out of which 12 are part of UNESCO's World Network of Biosphere Reserves. 18 में से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। अब ये कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन में कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड है हम देख लेते हैं। जैसे कोर जोन में अलाउड एक्टिविटीज़ है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, कंजर्वेशन एक्टिविटीज़। रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड कौन सी हैं? नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, नो कमर्शियल एक्टिविटी, नो ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल प्रैक्टिसेस इफ टूरिज्म, हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन आर परमिटेड। बफर जोन में क्या है? लिमिटेड टूरिज्म, इको टूरिज्म, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, फिशिंग, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। कौन सी प्रोहिबिटेड है? नो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, नो हार्मफुल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ट्रांजिशन जोन में क्या है? अब यहाँ तो ओबियसली थोड़ा रिलैक्स्ड होगा तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ अलाउड होंगी, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, इको टूरिज्म। नो लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इज परमिटेड हियर, नो अनसस्टेनेबल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज डन। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इम्पोर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अब ये हमें देखना होगा मैप पर कि इनमें से कौन सा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में एक लिंक एस्टाब्लिश करता है, एक लिंक काम करता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। जो मैप है आप देखिएगा, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब ईस्टर्न घाट्स कौन से हैं? ये। वेस्टर्न घाट्स कौन से हैं? ये। तो इनके बीच में लिंक कौन क्रिएट कर रहा है? ये पूरा रेंज जो है ईस्टर्न घाट्स का है, ये वेस्टर्न घाट्स का है। तो लिंक कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर? ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? शेषचालम बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहीं और होगा, नगरहोल नेशनल पार्क ये कहीं और होगा, नल्लामला कहीं और है, लेकिन इस लिंक पर सिर्फ ये है शेषचालम बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज रन बाय यूनेस्को। आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया 12 आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर इट। कौन से हैं? ये देखिए क्रोनोलॉजिकली लिस्ट दी हुई है। सबसे पहला तो नीलगिरी था, दैट कवर्स स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। सबसे लास्ट में है पन्ना विच इज इन मध्य प्रदेश। तो ये लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा कि ये 12 में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और मैप की हेल्प से आपको याद रखने में इजी भी होगा। तो 12 की लिस्ट तो एटलीस्ट याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। सॉरी, ये एक टाइपोग्राफिकल एरर है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ पर एक चीज़ आएगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा PDF में, मैं करेक्टेड PDF अपलोड कर दूंगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज़ द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ। अब देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे अलग अलग रेगुलेशन होती है। जैसे नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बोटेनिकल गार्डन्स वैसे ही छोटे होते हैं, दे आर एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड्स, तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्रांजिशन एरिया है वहाँ पर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलाउ करते हैं। तो ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। इनमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन साइट नहीं है? क्या बायोस्फीयर इन सीटू कंजर्वेशन साइट है? यस, क्योंकि वहाँ तो स्पीसीज़ का नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा इन सीटू नहीं है, मीन्स कौन सा एक्स सीटू है। ठीक है, क्या नेशनल पार्क इन सीटू है? यस, नेशनल पार्क इन सीटू है, ये एक्स सीटू नहीं है। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू है? यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू है। तो ये तीनों ही एक्स सीटू नहीं है, मीन्स ये तीनों ही इन सीटू हैं। तो कौन सा इन सीटू नहीं होगा? बोटेनिकल गार्डन इज नॉट इन सीटू मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्टर्न घाट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। तो वेस्टर्न घाट्स के रीजनल नेम्स क्या हैं? ये देखिए, ये एरिया जो है ऑन द इंडियाज़ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये इतना एरिया कवर करता है। तो इसके कुछ रीजनल नेम्स हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? सह्याद्री। कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या है? नीलगिरी हिल्स। केरल एंड तमिलनाडु में क्या है? अनाईमलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। वेस्टर्न घाट्स की लंबाई कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर फ्रॉम तापी वैली टू कन्याकुमारी। यहाँ पर ये नर्मदा एंड तापी वैली है, यहाँ से ये कन्याकुमारी तक रेंज करते हैं। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं? 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, नदर्न सेक्शन जो है वेस्टर्न घाट्स का, दैट इज तापी वैली टू गोवा। दिस सेक्शन इज नदर्न सेक्शन, तापी वैली टू गोवा, फॉर्म्ड बाई डेक्कन ट्रैप्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 1200 मीटर्स। पीक्स कौन सी हैं? कालसूबाई, सालेर, महाबलेश्वर। इंपॉर्टेंट पासेस कौन से हैं? थालघाट, भोरघाट, लिंकिंग कोंकण एंड डेक्कन प्लेटू। अब देखिए, पासेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मैप एक दिया हुआ है नीचे, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहले थालघाट पड़ता है, फिर भोरघाट पड़ता है। ये पासेस क्या हैं? बेसिकली दे आर गैप्स इन द माउंटेन्स, दे आर गैप्स इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स कनेक्टिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर रेलवे लाइन्स हैं, रोड्स हैं इस पासेज में, एंड दे आर अराउंड 100 to 200 किलोमीटर्स वाइड स्ट्रेचिंग। मिडल सह्याद्री मीन्स जो मिडल पार्ट है दिस इज मेड ऑफ ग्रेनाइट्स एंड जिनाइस कवर्ड इन डेंस फॉरेस्ट्स। पीक्स क्या है? वावुलमाला, कुद्रेमुख, पुष्पागिरी। मिडिल पार्ट कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक का, ये गोवा से लेके केरल तक का। नीलगिरी फॉर्म्स एज ए जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, मतलब यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का एक जंक्शन की तरह काम करती हैं। हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी में ही है, डोडाबेटा, मकुर्ती।
सदर्न सेक्शन कौन सा है, यहाँ से ये केरल से लेके लास्ट तक सदर्न सेक्शन है, मीन्स पलक्कड़ गैप टू अनाईमुड़ी। अब ये देखिए, ये पालघाट गैप ये है, पलक्कड़ गैप ये है, ठीक है। यहाँ से लेके अनाईमुड़ी तक ये पूरा का पूरा ये सदर्न वेस्टर्न घाट है। So the Palakkad Gap connects Kerala's coastal plains with Tamil Nadu. Anaimudi is the highest peak in South India. There are three extending ranges, Anaimalai, Palani and Cardamom Hills in this southern section of the Western Ghats. Okay. Western Ghat is designed as an ecologically sensitive area on recommendation of Mahadev Gadgil Committee. ठीक है, वेस्टर्न घाट इज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इट इज कैटेगराइज्ड सच ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महादेव गदगिल कमिटी। तो रिवर्स कौन सी है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है पेरियार, कुछ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। जैसे ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, ठीक है। ये आप ज्योग्राफी में भी इसको आप स्टडी करेंगे। एंडेमिक स्पीसीज़ कौन सी हैं जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं, सबसे पहला तो है नीलगिरी ताहर, इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। अब देखिए नीलगिरी ताहर जो है एक टाइप ऑफ गोट, एक टाइप की बकरी होती है। इसकी खासियत क्या है कि इट कैन क्लाइंब अप टू द माउंटेन्स, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट टेरेंस में भी नीलगिरी ताहर जो है ये चढ़ सकती हैं, माउंटेन्स पर चढ़ जाती हैं जहाँ इंसान नहीं चढ़ पाते हैं। अगला है लायन टेल्ड मकाक, मीन्स ये एक टाइप का बंदर होता है, मकाक मीन्स एक मंकी की एक स्पीसीज़ होती है। तो लायन टेल्ड मकाक, इनकी जो पूँछ होती है दैट इज़ लाइक लायंस, ठीक है, शेर की जैसी इनकी पूँछ होती है। इनका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं यहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त्यामलाई एंड नीलगिरी, नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर, एराविकुलम, वायनाड, मुदुमलाई। तो ये इन्फॉर्मेशन आप 2-4 बार देखेंगे, 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इम्पोर्टेंट पास हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। ये मैप आप देख लीजिएगा, पासेस को याद रखने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी क्योंकि इसको अभी ब्लू प्लैनेट प्राइज़ अवार्ड किया गया है, तो ये देख लेते हैं। IPBES is established in Panama City in 2012. It provides a scientific assessment of biodiversity and ecosystem services. मीन्स कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज का कितना रोल है ह्यूमन के लिए, कितना इम्पोर्टेंस है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है उन इकोसिस्टम सर्विसेज पे, उसकी साइंटिफिक असेसमेंट ये बताती है। इकोसिस्टम सर्विसेज आपने देखा होगा कितनी होती हैं, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। फूड देना, वाटर देना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको मेंटेन रखना, इस तरह की इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। इट इज़ नॉट एन UN बॉडी, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है, बट UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स इट विद सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। इट हैज़ मोर देन 145 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया। ब्लू प्लैनेट प्राइज़ क्या है, इट इज़ एन अवार्ड गिवन टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये अवार्ड लोगों को दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है दैट हैव मेड significant contributions to environmental science and solutions. The prize is named after Russian cosmonaut यूरी गैगरिन, ठीक है। यूरी गैगरिन ने एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि when he first saw the earth from space then he said that the earth is blue, जो अर्थ है वो ब्लू है। इस से इंस्पायर होके इस प्राइज़ का नाम दिया गया है ब्लू प्लैनेट प्राइज़। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहला जो स्पेस में पर्सन गया था वो कौन था, दैट वाज यूरी गैगरिन। 2024 अवार्ड वाज गिवन टू IPBES, जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया।
नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, IDWH. इट इज़ रन बाई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. इट इज़ रन बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट to support to protected areas. It provides support to protected areas such as national parks, wildlife sanctuaries, conservation and community reserve. It also supports wildlife protection outside protected areas. इन प्रोटेक्टेड एरियाज के आउटसाइड जो वाइल्ड लाइफ जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें प्रोविजंस हैं. और इट ऑल्सो सपोर्ट्स स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि इसके अंदर 22 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं. इन स्पीसीज़ के बारे में तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, कहाँ पाई जाती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक है, इन्हीं स्पीसीज़ में से हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट के लिए. जैसे ये डॉल्फिन है, अभी हम डिस्कस करेंगे. सब स्कीम्स क्या हैं इसके अंदर? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन. इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही आप याद रखिएगा, उसी से हो जाएगा काम. नेक्स्ट इज गैंजेटिक डॉल्फिन. साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटनिस्टा गैंजेटिका गैंजेटिका. साइंटिफिक नेम याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा. डिस्कवरी इसकी हुई थी 1801 में. हैबिटेट क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड करनौली सिंगू रिवर सिस्टम्स. मीन्स इट इज़ फाउंड इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश. इन रिवर्स में ये रहती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनके? कि ये फ्रेश वाटर फिश हैं, दे आर ब्लाइंड, दे हंट वाया इकोलोकेशन. अब देखिए, जो शिप में आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में सोनार का यूज होता है. सोनार में क्या होता है कि आप यहाँ से कोई साउंड वेव छोड़ेंगे, वो वेव किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगी, फिर आप इस वेव की वेलोसिटी और टाइम के बेसिस पर ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है. तो यही इको लोकेशन के बेसिस पर जो डॉल्फिन होती हैं वो अपना शिकार करती हैं. देयर निक नेम इज सुसु. इनका निक नेम क्या है? प्यार से इनको सुसु कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जब सांस लेती हैं तो सू सू की आवाज़ निकालती हैं. देयर पॉपुलेशन इज़ 4000 ग्लोबली. 80% इज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, इंडिया में ग्लोबली जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं, मीन्स ग्लोबली कहाँ है? इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, इन्हीं 3 कंट्री में मिलती है. इसका 80% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही रहता है. व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस? मीन देयर सिग्निफिकेंस इज दे आर इंडिकेटर ऑफ रिवर इकोसिस्टम हेल्थ. मीन्स ये बताती हैं अगर किसी रिवर स्ट्रेच में गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं तो वो ये बताएं, उससे ये पता चलता है कि दिस रिवर वाटर इज़ हेल्दी, दिस रिवर वाटर इज़ नॉर्मल. थ्रेट्स क्या है? बाई कैच. दे आर थ्रेटेंड बाई कैच. मीन्स एक्सीडेंटल इंटेंगलमेंट इन फिशिंग नेट्स. मतलब गलती से ये फिशिंग नेट में फंस जाती हैं, फिर मर जाती हैं. पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन वेस्ट. अभी हमने देखा कि दे आर इंडिकेटर ऑफ रिवर इकोसिस्टम हेल्थ. तो अगर रिवर वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो ये वहाँ पर रह नहीं पाती हैं, मर जाती हैं. डैम्स. डैम्स रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, ब्रीडिंग एंड फूड अवेलेबिलिटी. अब देखिए होता क्या है कि जो फिश स्पीसीज़ हैं, खासकर ये डॉल्फिन्स, तो इनका एक सर्टेन एरिया होता है, वहाँ पे ही ये रिप्रोडक्शन करती हैं. ठीक है, तो ये कहीं भी हों, ये लौट के रिप्रोडक्शन के लिए एक सर्टेन पॉइंट पे ही आएंगी. अब क्योंकि हमने डैम बना दिए तो डैम इनके मूवमेंट को जो है रोकता है. अब अगर ये इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती हैं तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी और मर जाएंगी. कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इनका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है. IUCN में इंडेंजर्ड है. साइट्स में अपेंडिक्स 1. कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS, इसमें आता है अपेंडिक्स 2 में. कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इन पटना, विक्रमशिला गेंजीज डॉल्फिन सेंचुरी, इट इज़ इन बिहार. विक्रमशिला भी देखिए बिहार में है. नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर. तो ऊपर हमने स्पीसीज जो डिस्कस करी, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन्स वगैरह, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन पहला है 2015 में पूछा गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया?
तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन। दिस इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। गैंजेटिक डॉल्फिन इज कॉल्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अगला क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स। अब हम देखते हैं कि पोचिंग मतलब वही शिकार कर लेना, उसके अलावा क्या क्या रीज़न है जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन रिवर्स। डैम्स एंड बैराजेस क्या ये है? हाँ, अभी हमने डिस्कस किया कि ये रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको एक पॉइंट पे जाना होता है, उससे अगर इनको रोक दिया जाए तो ये मर जाएंगी लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो पहला स्टेटमेंट है हाँ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स। अब देखिए, देख के ये लगेगा कि स्टेटमेंट 2 तो सही है ना, क्योंकि क्रोकोडाइल होगा तो मछलियों को खा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या क्रोकोडाइल की इतनी संख्या हो गई है कि सारी डॉल्फिन को खा जाएगा, उनकी स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड कर देगा? नहीं ना। अभी हमने डिस्कस किया कि क्रोकोडाइल लगभग कितने हैं, लगभग 4000 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात कि ये गैंजेटिक डॉल्फिन किस में पाई जाती है? इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में। कौन सी रिवर में? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पे नॉर्मली क्रोकोडाइल नहीं मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली क्रोकोडाइल नहीं मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इसके हिसाब से देखने में सही लगता है, लेकिन ये मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब ये स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होने से हम देखिए आंसर पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, ऑप्शन सी, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी अब लॉजिकली भी देख लेते हैं और जो स्टेटमेंट है, जैसे गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, यस दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर्स, यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो 1, 3 एंड 4 आर मोर करेक्ट। लेकिन क्रोकोडाइल की जनसंख्या ज़्यादा होने से जो डॉल्फिन है वो इंडेंजर्ड हो रही हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि न तो क्रोकोडाइल इतने ज़्यादा नंबर्स में हो गए हैं और न ही ये इनके जो हैबिटेट है, गैंजेटिक डॉल्फिन्स के हैबिटेट है, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल इज अ बॉडी विच इज़ चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर। इट इज़ फॉर्म्ड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। रोल क्या है इसका? टू ओवरसी पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा बेसिन इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब देखिए, लग रहा होगा कि ये कोई अभियान टाइप का है, लेकिन नहीं, ये एक बॉडी है। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल। इट रिप्लेस्ड नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी in 2016. It was established in 2011 as a registered society. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल, रिजुविनेशन ऑफ गंगा, इंश्योर मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो फॉर वाटर क्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, यहाँ पे एक टर्म आ गया, मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो। ये क्या होता है? ये इतनी क्वांटिटी वाटर की मतलब रिवर में फ्लो होनी चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट फ्लो इन द रिवर टू सस्टेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। मतलब जो एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ है, जो फिश वगैरह हैं और दूसरी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको सस्टेन करने के लिए रिवर में एक सर्टेन लेवल ऑफ वाटर फ्लो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो पहला बात तो कंजेशन होगा। कंजेशन से क्या होगा कि रिसोर्स लोड बढ़ जाएगा और वो रिसोर्स लोड के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और जो फिश हैं, जो एक्वाटिक स्पीसीज़ हैं, वो अपने आप में ही मर जाएंगी। तो इकोलॉजिकल फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नमामि गंगे प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 एज ए फ्लैगशिप कंजर्वेशन मिशन. Its objective was pollution control and rejuvenation of river Ganga. It is spearheaded by Ministry of जल शक्ति. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये, क्योंकि ये एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है,
एंड स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। 2016 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA। स्टेटमेंट 1 है, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो देखिए, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि नाम में ही है गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो रिवर बेसिन जो है वो यूनिट ऑफ प्लानिंग है। इट स्पीयर हेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स। यस, ये भी एक जर्नलिस्ट सा स्टेटमेंट है, और ऑब्वियसली ये बॉडी जो है रिवर कंजर्वेशन में एफर्ट डालती है, रिवर कंजर्वेशन के लिए काम करती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम्स द चेयरमैन ऑफ NGRBA। नहीं, NGRBA का चेयरमैन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो CM होते थे स्टेट्स के, वो रोटेशनल बेसिस पर उनका चेयरमैन नहीं बनते थे। इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, पहले होता था, अब तो ये डिसकंटिन्यू हो गई बॉडी है। तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग होने से कौन सा आंसर बचा? आंसर ए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। आप अच्छे से स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सो दैट हमारे इस इनिशिएटिव से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।